चर्चा गरम है। चर्चा गरम है कि भारतीय जनता पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के कारण बिहार में 71 विधानसभा की सीटों पर डरी हुई है। जी हां, ये 71 विधानसभा की सीटें बिहार के शाहाबाद और मगध के इलाके में आती हैं, जिन इलाकों में न केवल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि वर्ष 2024 में भी जमीनी स्थितियां नहीं बदली और शाहाबाद के इलाकों में तो एनडीए का खाता भी नहीं खुला और बमुश्किल से मगध के इलाके में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किसी तरीके से अपने इज्जत को बचा पाए। तो क्या वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी एक बार शाहाबाद और मगध के इलाके में भाजपा और एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल वाली घड़ी होने जा रही है? क्योंकि स्थितियां तो कुछ कुछ वैसी ही दिख रही हैं और उन्हीं स्थितियों को अब अपने लिए सुगम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सियासी चाल चली है। इस सियासी चाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब उस इलाके के कई ऐसे चेहरों को अपने दल में शामिल किया जा रहा है जिनके सहारे न केवल जमीनी स्थितियां बदलने की तैयारी है, बल्कि जातीय समीकरणों को भी साधने की तैयारी है। तो शाहाबाद और मगध के इलाके की 71 विधानसभा सीटों को इस बार कैसे अपने पक्ष में भाजपा लाने की तैयारी में है, इस पर चर्चा करने के लिए चर्चा गरम है कि हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार और मैं हूं प्रियदर्शन। तो हम सबसे पहले धीरेन्द्र के पास जाते हैं और उनसे जानेंगे कि कैसे 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाएगी, तीर का निशाना लगाएगी या फिर एनडीए के सहारे और उन्हें बेहतर प्रदर्शन कराएगी। देखिए प्रदर्शन हाल में खासकर बीजेपी की बात हम लोग करें तो 3 ऐसे चेहरे की एंट्री पार्टी में हुई है जो चेहरा पहले भाजपा के खिलाफ हुआ करता था। अच्छा। प्रमुख नाम है आनंद मिश्रा, ठीक है, जो लोकसभा चुनाव लड़े बक्सर से, आईपीएस थे और जहां तक मेरी जानकारी है 50,000 से ज्यादा वोट लाने में निर्दलीय कामयाब रहे थे। दूसरा नाम है नागमणि जी का, कोयरी जाति से आते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं भाजपा के साथ, बिहार में मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। कब किस पार्टी में कितने दिन तक रहे ये शायद उनको भी कंठस्थ याद नहीं होगा, फिलहाल वो भाजपा में आए हैं। तीसरा नाम है आशुतोष कुमार का, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं। और एक चौथा नाम है पवन सिंह का, जिनको लाने की कोशिश हो रही है। अभी इस इलाके को देखिए तो पिछला विधानसभा चुनाव और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो बक्सर में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है, राजद वहां से चुनाव जीतती है। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण थे। एक, राजपूत वोट बैंक ठोस रूप से राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह के तरफ शिफ्ट किया। दूसरा, भाजपा का अपने उम्मीदवार का स्वजातीय वोट, ब्राह्मण वोट बैंक दरक गया और दरकाने वाले कोई और नहीं आनंद मिश्रा थे। तो उस आनंद मिश्रा को अपने साथ लाकर बक्सर और रोहतास, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाताओं की खासी संख्या मानी जाती है, उस इलाके को थोड़ा सा कंट्रोल में करने की कोशिश की गई है। अब थोड़ा सा आगे चलिए, आरा से जीत होती है माले की और औरंगाबाद से जीत होती है अभय कुशवाहा की, राजद से हैं दोनों। यहां पर खेल करने में जो एंटी एनडीए जो खेल करने में जो जाति कामयाब रही वो कुशवाहा जाति है। लिहाजा यही चीज 2025 के विधानसभा चुनाव में न दोहराया जाए, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज कुशवाहा नेता के रहते हुए नागमणि को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और ले आई है। अब आगे चलिए, तीसरा एक नाम है आशुतोष कुमार का। आशुतोष कुमार की वोट बैंक के मामले में क्या पकड़ है, इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है। वो स्वयं पिछला लोकसभा चुनाव जहानाबाद से लड़े थे और बहुत बड़ी संख्या में वोट लाने में नाकाम रहे थे, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण यंग लड़कों के बीच में
इनका इंप्रेशन है और ये इंप्रेशन स्वीकार किया जा रहा है, लिहाजा इनको भी अपने साथ लाने की कोशिश की गई। अब यहां पर देखिए 2020 से सफर तय कर अगर 2025 तक के वोटिंग पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो 2025 में साफ साफ दिख रहा है कि राजपूत मतदाता एनडीए से दूर हो रहा है। 2020 और 2024 दोनों में यह साफ साफ दिखा कि कुशवाहा मतदाता एनडीए के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद का जो वोटिंग पैटर्न रहा वो चीख चीख कर ये बताने में कामयाब रहा कि भूमिहारों का भी अब मोह भंग होने लगा है भाजपा से, या ये कहिए एनडीए से। हालांकि अगर पूरे मगध की बात करें तो नवादा बीजेपी जीतने में कामयाब रही और वहां से जो सांसद हैं वो भूमिहार जाति से ही आते हैं। नवादा, नालंदा और गया, ये मगध की 3 सीटें हैं। तो गया में कमोबेश जीतन राम मांझी के व्यक्तिगत पहचान या उनके निजी व्यक्तित्व के कारण भूमिहार मतदाता उनके तरफ गया जरूर, लेकिन भूमिहारों का जो कुल मिलाकर एग्रेशन होता था बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, उस एग्रेशन में गिरावट देखी गई। और अगर उसी पेस में, उसी गति में ये एग्रेशन कामयाब रह गया तो विधानसभा चुनाव में स्थिति बदल जाएगी। मैं आपके पास फिर से आऊँ, इसके पहले कुछ आंकड़े बता दूं। जैसे अगर हम वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस शाहाबाद और मगध की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कुल 71 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर हम बात करें मगध की ही तो मगध में विधानसभा की कुल 49 सीटें हैं और इन 49 सीटों में अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दल और उनके अन्य सहयोगी दल हैं, उनके पास विधानसभा की कुल 31 सीटें अकेले मगध में जीतने में सफलता हासिल उन्होंने की थी, जबकि केवल 18 सीटों पर एनडीए के खाते में मगध में जीत हासिल हुई थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें शाहाबाद के इलाकों की तो वहां पर विधानसभा की जो कुल 22 सीटें आती हैं उसमें 19 सीटों पर महागठबंधन को सफलता मिली थी, जबकि केवल 2 सीटें ही एनडीए के खाते में आने में सफल हुए थे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे, और इसके अलावा 1 सीट पर जमा खान चुनाव जीते थे जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। तो ये तमाम जो अगर आप देखेंगे आंकड़े तो शाहाबाद और मगध इन दोनों इलाकों में विधानसभा चुनाव में 71 के 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या फिर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड या उनके अन्य जो तमाम सहयोगी दल रहे थे उनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला जब पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद और जहानाबाद में महागठबंधन की जीत हुई और केवल 3 सीटें गया, नवादा और नालंदा ही एनडीए को जीत भी हासिल हुई। तो इसमें कैसा बदलाव आएगा इस जातीय समीकरण से? देखिए, मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रयास करने से ही परिवर्तन की संभावना बनती भी है। दिग्गजों का जुटान, जैसा कि मैंने बताया कि आनंद मिश्रा 50,000 सुपर वोट लाए थे, यंग हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए हैं, तो निश्चित तौर पर बक्सर और रोहतास के इलाके में उनका एक आकर्षण है। बीच में जब चुनाव वो हार भी गए तो जन स्वराज पार्टी के साथ सक्रिय रहे और घूमते रहे। वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं, एक आईपीएस की नौकरी छोड़कर आने के बावजूद उस व्यक्ति ने जमीन पर संघर्ष किया है और जमीन पर लोगों के साथ वो कदमताल करते हुए दिखे, तो उनका एक पॉजिटिव इंप्रेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात है कि जैसा हम लोगों ने भी जब चुनाव के समय दौरा किया था और इन लोगों से भी बात होती रहती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मिश्रा को टिकट नहीं दिया था, तो इसके कारण आनंद मिश्रा को बड़े स्तर पर जो उनके स्वजातीय वोट बैंक थे और अन्य वर्गों का वोट आया और नतीजा रहा कि वहाँ से मिथिलेश तिवारी को काफ़ी बुरी तरीके से हार का सामना करना कहने के लिए कई एक बातें हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कहा जाता था कि ये नौकरी छोड़े भी थे इस नाम पर कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन कतिपय कारणों से इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ये इसको ऑन द रिकॉर्ड कोई भी व्यक्ति इसके प्रमाण में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जो चीजें दिखी उस पर अगर बात करें तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़कर एक सम्मानजनक वोट लाने में ये कामयाब रहे हैं। उनकी एक अपनी छवि वहां पर बनी है और उस छवि का लाभ मिलेगा और ये लाभ बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आप ध्यान दीजिए कि जन स्वराज के जो संस्थापक हैं वो भी उसी प्रशांत किशोर, वो भी उसी इलाके से आते हैं और वो भी उसी वर्ग से आते हैं, इसलिए इस बार भाजपा को उस इलाके में कड़ी चुनौती मिलेगी। हालांकि 2020 के इलेक्शन में शाहाबाद और मगध दोनों को अगर देख लें तो भाजपा या एनडीए की प्रतिष्ठा बक्सर में बच गई थी। शाहाबाद को अगर छोड़ दे तो बक्सर में प्रतिष्ठा बची थी, लेकिन इस बार बक्सर
हिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए जरूरी था बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए कि बक्सर से एक ऐसे एक्टिव कद्दावर चेहरे को पार्टी में लाया जाए जिसके आने के बाद प्रशांत किशोर की जो धमक है उसको उसको थोड़ा कम किया जा सके। नहीं, इसमें एक और जैसे नाम आपने गिनाया, नागमणि आए हैं। नागमणि को कुशवाहा जाति के नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुशवाहा के दिग्गज नेता चुनाव हार गए, और जबकि उनके साथ में अगर देखिएगा तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी वहां पे रही। तो नागमणि से आने से ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि जमीनी बदलाव हो जाएगा? अब देखिए, नागमणि इसके पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में 1 साल मंत्री भी रहे, नीतीश कुमार के भी साथ काम कर सके हैं। नागमणि की निजी पहचान स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के पुत्र के तौर पर है, और जगदेव प्रसाद सिर्फ कुशवाहा के नहीं, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे। लेकिन दिक्कत क्या है नागमणि जी के साथ कि इन्होंने 72 साल की अपनी उम्र में ऑन रिकॉर्ड 13 पार्टियां बदली हैं, या और उससे नहीं 13 पार्टी बदला है इन्होंने। स्विच कितना बार किया है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक ही पार्टी में ये 2-3 बार भी स्विच किए हैं। जैसे बीजेपी में फिर आए, तो बीजेपी में इसके पहले भी थे। उसके बाद कम से कम 10-15 ये पॉलिटिकल पार्टी खुद की बना चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में ये चल रहा है, इनके पुराने डायलॉग्स निकाले जा रहे हैं जिसमें ये कभी अटल बिहारी वाजपेयी को, कभी बीजेपी को कोस रहे थे। एक इनका आज की तारीख में बात करूं, आज इनका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें ये शायद 2021-22 में ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं कुशवाहा हूं। अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति हिंदू नहीं कुशवाहा होने का दावा कर रहा है, तो शायद बीजेपी को उनके पूरे व्यक्तित्व में कुशवाहा होना ही ज्यादा पसंद आया और उनको अपने साथ कर लिया। लेकिन ये परिवर्तन वोट में, इनका आगमन वोट में कितना मैटरलाइज होगा, अपने स्वजातीय लोगों को ये कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव से ये चुनाव हार रहे हैं। ये किसी भी सदन के, पति पत्नी दोनों कभी सदन के सदस्य हुआ करते थे, पति पत्नी में से कोई अभी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी जातिगत पहचान है इनकी, और उसी पहचान की कीमत इनको मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से आशुतोष को अपने पाले में लाया है। आशुतोष जो खुद न चुनाव जीत पाए, न पत्नी उनकी चुनाव जीत पाई, और इतना ही नहीं, आशुतोष ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में यह दावा करके कि मैं भूमिहारों का वोट अपने समर्थित नेताओं को ट्रांसफर कराऊंगा, तो उन्होंने जब भी यह कोशिश की उस नेता को भी सफलता नहीं मिली। तो ऐसे नेता को लाने से भारतीय जनता पार्टी क्या मगध में कमल खिला पाए? आशुतोष का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लिटमस पेपर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। जो 2 टेस्ट हुए हैं, ये पिछले विधानसभा में इनकी पत्नी कहीं से चुनाव लड़ी थी, और ये पिछले लोकसभा में स्वयं जहानाबाद से चुनाव लड़े थे, उसमें ये बुरी तरीके से फेल हुए हैं। फिर भी राजनीति संवेदनाओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आशुतोष कुमार यंग भूमिहार ब्राह्मण लड़कों के बीच में एक पॉजिटिव इंप्रेशन रखते हैं, उनकी एक अपनी लोकप्रियता है। हो सकता है कि इस लोकप्रियता को कई लोग निगेटिव भी मानते होंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता है, इससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। संभव है कि इसी कारण से बीजेपी उनको अपने साथ लेने की कोशिश की है और ले ली है। हालांकि ये वही आशुतोष हैं जो एक जमाने में जब चुनाव हार गए थे तो अपनी जाति के लोगों को भी कोसे थे और भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए को भी कोसे थे। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी खुद की पहचान अपने जाति के नेता के तौर पर है जरूर, लेकिन समय समय पर आशुतोष अपने लोगों पर भी बैकफायर करते रहे हैं। आशुतोष की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उस मामले में भी संदिग्ध हो जाती है जब ये राजद में जाकर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं, तब भी ये अपने स्वजातीय लोगों के निशाने पर थे। बावजूद इनकी एक अपनी लोकप्रियता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। इसका कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने दांव खेला है इन 3 चेहरों पर। लोकप्रियता तो पवन सिंह की है जिनकी आपने चर्चा की, काफ़ी लोकप्रिय है। लोकप्रिय तो इतने हैं कि उनको बिहार से लेकर के और कहें कि देश के कई हिस्सों में बिहार के एक आइकॉनिक चेहरे के तौर पर आजकल पेश किया जाता है। हम लोगों ने पवन सिंह के बारे में कई बार चर्चा की है और इस बात की भी चर्चा की है कि पवन सिंह को बीजेपी अपने खेमे में लाने की कोशिश में है। हम लोगों ने इस तथ्य को भी डिकोड किया था कि पवन सिंह को बीजेपी में आने के लिए कौन व्यक्ति है जो रोल निभा रहा है। राजीव प्रताप रूड़ी का नाम आया था, जिनके कारण
आरके सिंह चुनाव हार गए, जिस पवन सिंह के कारण आरके सिंह चुनाव हार गए, पवन सिंह ने उनसे भी जाकर मुलाकात कर ली है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हम पवन सिंह को अपने साथ ले आएं, ताकि बक्सर में लोकसभा चुनाव के समय जो राजपूत वोट खिसक गया था, जिसका पुख्ता प्रमाण मिला कि इनके अपने उम्मीदवार हार गए और सुधाकर सिंह जीत गए, कम से कम वो गलती दोबारा न हो, राजपूत समाज का बिदकना कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए। और पवन सिंह के साथ एक चीज और है, पवन सिंह सिर्फ राजपूत समाज के प्रतिनिधि नहीं है, पवन सिंह बॉलीवुड के पावर स्टार हैं, टॉप क्लास के भोजपुरी सिंगर माने जाते हैं आज की तारीख में, उनकी एक अपनी लोकप्रियता है, उनका एक अपना फैन फॉलोइंग है। तो पवन सिंह के आने से न सिर्फ राजपूत समाज को संतुष्ट किया जाएगा, बल्कि पवन सिंह के आने से युवाओं की एक लंबी फौज बीजेपी के साथ आएगी, एनडीए के साथ आएगी, इसलिए पवन सिंह पर बीजेपी डोरे डाल रही है। आपको थोड़ा समय, अगर जो मगध की बात हो रही है तो और इस क्रम को आगे बढ़ाऊं। नवादा में हम लोगों ने डिस्कस किया, राजवल्लभ यादव बीजेपी के साइड आए या नीतीश कुमार के साथ आए, और नीतीश कुमार के जो करीबी हुआ करते थे कौशल यादव, वो राजद में चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि नफा नुकसान बड़ा सोच समझकर तौला जा रहा है, किसको साथ लाएं और किसके साथ आने पर कितना मुनाफा होगा। और ये राजनीति है, कल तक जिसको दागदार कहा जा रहा था, आज उसी के दामन पर डिटर्जेंट लगा रही है पार्टियां और उसको धोकर अपने साथ लेने के लिए तैयार है। तो देखना होगा कि जिस डिटर्जेंट के सहारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि विधानसभा की 71 सीटें शाहाबाद और मगध के इलाके में जीतने की कोशिश की जाए, उसमें वे चेहरे जिनको अगर हम कहें कि एक तरीके से फूके हुए कारतूस कहते हैं, तो उनके सहारे अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए कितना सफल होती है। हम आपको चर्चा गर्म है कि विशेष कार्यक्रम में तमाम पहलुओं पर समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।